वीडियो में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करनी है। हम लोग ने शुरुआत किया था सेल से। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिल करके टिश्यू बनाती हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। तो अब यहां पर एक एक ऑर्गन सिस्टम की हमें चर्चा करनी है। एक स्केलेटन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मस्कुलर के बारे में भी चर्चा हो चुका है। अब हमें यहां पे चर्चा करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में एक ऑर्गन सिस्टम है। ये ऑर्गन सिस्टम है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन होंगे। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो इस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन होंगे उसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम जब भोजन करते हैं तो वो एक जटिल पदार्थ होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और हमारे शरीर में जब पाचन होता है तो उसे वो सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, जिससे हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, और भोजन में कुछ ऐसे तत्व जैसे विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, उससे हमें बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इस भोजन को तोड़ने के लिए, यानी सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए हमारे शरीर में एक ऑर्गन सिस्टम लगाया गया है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र बोला जाता है। पाचन तंत्र। अब तंत्र का क्या मतलब है, इसको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पाचन तंत्र, ये आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें जो भी ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं ये सब पाचन तंत्र का हिस्सा है। पाचन तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिससे आसानी होती है हमें समझने में। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। इसको हिंदी में आहार नाल कहा जाता है। और दूसरा भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि इसको पाचक ग्रंथि बोला जाता है। इसे बोलेंगे पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि यानी पाचन तंत्र को दो मुख्य हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक को कहते हैं आहार नाल, दूसरे को कहते हैं पाचक ग्रंथि। इंग्लिश में इसको एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे को बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल क्या होता है, देखिए, आहार नाल पाचन तंत्र का वो हिस्सा होता है जिसमें भोजन जाता है, मीन्स भौतिक रूप से जिसमें भोजन जाता है। अब पाचक ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो उन्हें पचाने के लिए आवश्यक तो होती हैं, लेकिन उनमें भोजन जाता नहीं है। उनमें से सिर्फ एंजाइम निकलता है जो भोजन में मिलता है और भोजन को पचाने का काम करता है। आहार नाल के, अब देखिए, इसमें से अगर कुछ ग्रंथियों को हम निकाल दें तो हमारा चित्र इस तरीके से दिखेगा, ऐसा। इसमें से कुछ ग्रंथियां, यहाँ मुंह में कुछ ग्रंथियां होती हैं, पेट में भी ग्रंथियां होती हैं, उसको निकाल दिया गया है। तो अब ये जो बचा हुआ है इसे हम कहेंगे आहार नाल। जनरली आहार नाल सिर्फ लोग जो गले का जो हिस्सा होता है उसी में समझते हैं कि यही आहार नाल होता है, सोचते हैं कि यहाँ से यही आहार नाल होता है। ऐसा नहीं है। आहार नाल जहां आप मुंह में भोजन रखते हैं वहां से लेकर और एनस तक यानी यहां से लेकर यहां तक, ये सब आहार नाल होता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। 9 मीटर या 32 फीट के लगभग में होती है।
अब इसमें कौन कौन से अंग आते हैं आहार नाल में? आहार नाल में सबसे पहले आएगा माउथ कैविटी, इसको बैकल कैविटी भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा। गुहा का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ये एक खाली जगह होता है, हमारे मुंह में खाली जगह होता है जिसमें हम लोग भोजन रखते हैं, जो भी खाते हैं वो पहले उसमें रखते हैं। तो जो खाली जगह होता है उसे हम मुंह में होता है इसलिए उसको मुख गुहा बोलेंगे, या उसको माउथ कैविटी या बैकल कैविटी बोला जाता है। उसके बाद मुंह में ही भोजन का, पहले भोजन पे दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल प्रोसेस हमारे दांत करेंगे, उसको तोड़ने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उसमें एंजाइम वगैरह मिलता है तो उसे हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। मुंह में, हमारे मुंह में फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस भी होता है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस भी होता है। तो मुंह में जो दांत होते हैं वो फिजिकल प्रोसेस करते हैं। दांत हमारे कहाँ होंगे? जो माउथ कैविटी होती है, मुंह में जो जगह होता है, जो खाली जगह होता है, कैविटी मतलब खाली जगह होता है, उसमें दांत होते हैं, जीभ होता है और इसी में कुछ ग्लैंड भी होते हैं जिसको हम बारी बारी से बताते जाएंगे। तो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला अंग हुआ, जो सबसे पहला हिस्सा हुआ, उसमें होता है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में ही हमारे दांत, जीभ और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद भोजन हमारा, इसके बाद जाता है ओसोफेगस। ओसोफेगस इसको कहते हैं हिंदी में ग्रास नली। ध्यान रखिएगा, ये आहार नली नहीं होता है, ये ग्रास नली होता है। आहार नली तो टोटल यहां से लेकर के यहां तक, मतलब भोजन आपने मुंह में रखा वहां से लेकर के और एनस तक, जहां तक भोजन पच के उसके बाद एक्सक्रेशन के लिए जब रेक्टम में इकट्ठा रहता है, एनस से जब भोजन, जो पचे हुए, जो अनपचे पदार्थ होते हैं निकल जाते हैं, वहां तक की जो नली होती है उसे हम आहार नाल कहते हैं। और ग्रास नली क्या होगा? ये हमारे, ये स्टमक से हमारे माउथ कैविटी को जो जोड़ता है उसे हम ग्रास नली और या फिर ओसोफेगस बोलते हैं। तो आहार नाल का दूसरा हिस्सा ओसोफेगस, उसके बाद इसमें आता है स्टमक। इस चित्र में देखिए ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं स्टमक। स्टमक के बाद भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, फिर एनस में। तो आहार नाल में आपसे अगर पूछा जाए कि आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं, तो वहां पे आंसर हो जाएगा, यहां ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले माउथ कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनस। ये पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा होता है जिसमें भोजन जाता है, यानी कि आप भोजन जब खाएंगे, भोजन जब करेंगे तो उसमें जाएगा। ये आहार नाल में, इसमें भोजन जाता है फिर उसमें पचता है। अब आहार नाल का हम दूसरा हिस्सा देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का। आहार नाल तो हो गया, आहार नाल में ये इतने अंग आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा हिस्सा उसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड क्या होते हैं आप इसको समझ लीजिए। ग्लैंड का मतलब आप एक गट्ठर समझ लीजिए, एक पोटली समझ लीजिए। कोई एक पोटली होती है और उस पोटली में से रस निकला करता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड पाए जाते हैं उन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड मतलब सिर्फ एक पोटली जिसमें से रस निकला करता है। तो ग्लैंड्स, अब ये उसी आहार नाल से जुड़े रहते हैं। आहार नाल में हमारा भोजन जाता है और ये उसी से जुड़े रहते हैं, ये ग्लैंड्स उसी से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले मुंह में होता है सैलिवरी ग्लैंड।
सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा जिससे निकलता है यानी कि हमारा जिससे लार निकलता है। उसके बाद पेट में एक लीवर होता है। लीवर ये भी एक ग्लैंड है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद इसी में पैनक्रियाज पाया जाएगा, यहाँ स्टमक से वो सटा रहता है, पैनक्रियाज पाया जाएगा और ये लीवर से ही गॉल ब्लैडर पाया जाएगा। इसी गॉल ब्लैडर में अक्सर पथरी हो जाती है जो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है, तो इस गॉल ब्लैडर को काटकर निकाल दिया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में लेकर चलेंगे। एक भाग आहार नाल जिसमें भोजन जाता है और दूसरा भाग उसकी पाचक ग्रंथियां जिसमें भोजन नहीं जाता है लेकिन उनसे जो एंजाइम निकलता है वे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। हम शुरुआत करेंगे भोजन जहां मुंह में रखा जाता है यानी कि माउथ कैविटी से हम शुरुआत करेंगे। अब माउथ कैविटी में आप कहेंगे कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो वहां से पाचन की शुरुआत होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाथ से भी अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करें तो वहां से भी क्या पाचन की शुरुआत होगी? नहीं, वहां से पाचन की शुरुआत नहीं होगी। हाथ से हम वहां पाचन नहीं होता है, वहां पे से भोजन को हम छोटा करते हैं ताकि वो हमारे माउथ कैविटी में जा सके। आप रोटी तोड़ते हैं, ठीक है, मुंह में दांत से रोटी तोड़ा जाता है, हाथ से भी रोटी तोड़ के उसमें दांत से तोड़ के छोटी छोटी किया जाता है, हाथ से तोड़ करके उसमें रखा जाता है। क्या आप चावल भी तोड़ते हैं? चावल तो आप खा लेते हैं बस। तो पाचन की जो शुरुआत होगी वो हाथ से नहीं माना जाता है, वो जो माउथ कैविटी मुंह में रखते हैं वहां से माना जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो मुंह में जब आप भोजन को रखते हैं या कोई भी वस्तु जो जिसको खाई जो कोई भी पदार्थ जो खाई जाती है उसे जब रखते हैं तो सबसे पहले उसमें लार मिलेगा, उसमें दांत उसको तोड़ेगा और उसमें लार मिलेगा। तो दांत के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, माउथ कैविटी में दांत होते हैं। दांत हमारा जो होता है वो हार्ड होता है कुछ। ये बना कैसे होता है? दांत हमारा, दांत में कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है और शेष भाग जो होता है, शेष 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, 10% उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण उसमें जो है वो हार्ड हो जाता है और बाकी भाग जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड का होता है। दांत की बनावट देखते हैं। दांत में आप देखे होंगे जो दांत का जो सबसे बाहरी भाग होता है जो सफेद होता है, ये वाला हिस्सा देखिए, जो सफेद होता है इसे हम कहते हैं इनेमल। और इनेमल आप जानते हैं हमारे शरीर का ये हड्डी तो नहीं होता है, बोन नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शरीर का सबसे हार्ड यानी कि सबसे कठोर अंग होता है। आप जीवन भर देखिए क्या क्या खाते हैं, सारे चीजों को ये काट देता है, यानी कि इसमें कठोरता बहुत होती है। इसके नीचे वाले हिस्से को, इसके अंदर इस वाले हिस्से को, ये आप इसके ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोला जाता है डेंटाइन। ये उससे कुछ सॉफ्ट होता है और उसके बाद उसके अंदर हमारे दांतों में भी नसें यानी कि आर्टरीज और वेन्स पाई जाती हैं जिनसे हमारे दांत जिंदा रहते हैं। तो हमारे दांत का सबसे हार्ड पार्ट जो होता है, हार्ड वाला हिस्सा होता है, वो होता है इनेमल। फ्लोराइड के कारण, जब पानी में आपके फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है
या किसी कारण से इस दांत में ज्यादा फ्लोराइड जब लगता है तो इस फ्लोराइड से इसका क्षरण हो जाता है और ये खराब हो जाता है। और जब ये खराब हो जाता है तो अंदर वाले पार्ट उतने हार्ड होते नहीं है, फिर हमें वो दांतों की बीमारी हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि बचपन में लोग गलती करते हैं, इसको इनेमल को साफ करने के लिए, गंदा तो होता है फ्लोराइड के कारण, लेकिन साफ करने के लिए कुछ खुरदुरे पदार्थों से रगड़ देते हैं, उससे भी ये खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तो फिर बाद में दिक्कत होती है। इसलिए इसको रगड़ना नहीं चाहिए ज्यादा, ब्रश करते समय भी इसको ज्यादा नहीं रगड़ना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाता है। जब एक बार ये खराब हो जाता है तो फिर रिकवरी इसकी बहुत कठिन होती है, फिर उसका इलाज कराना ही पड़ता है। तो दांत का जो सबसे ऊपरी भाग जो सफेद होता है, जो इनेमल होता है, ये सबसे कठोर होता है। उसके बाद इनेमल के नीचे डेंटाइन होता है और डेंटाइन के बाद उसमें नसें होती हैं और ये सारा हिस्सा, इसका रूट जो होता है ये जा करके, और ये बोन है, हमारी हड्डी है, जबड़े की हड्डी है, उसमें जुड़ा रहता है। इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, दांत का जो इनेमल होता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, दांत के बारे में और देखते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो दांत पाया जाता है वो दांत 4 प्रकार का होता है। सबके नाम है, अलग अलग काम है, काम के हिसाब से उन्हें नाम दे दिया गया है। जो आगे के जो 4 दांत होते हैं इन्हें बोला जाता है इंसीजर। अब जैसा दांत नीचे होता है उसी प्रकार का सेम दांत ऊपर होता है, ठीक? और जैसा नाम हम नीचे देंगे दांत का, वही नाम दांत के हम ऊपर वाले दांत को भी दे देंगे। आपके नीचे भी दांत पाया जाता है और ये ऊपर भी दांत पाया जाता है, तो जैसा नाम हम नीचे देंगे वैसा ही नाम ऊपर दे देंगे। तो आगे के ये 4 दांत, इनको बोलते हैं इंसीजर। तो ऊपर के भी ये 4 दांत, इनको हम बोलेंगे इंसीजर। यानी कि इंसीजर की संख्या जो होती है हमारे दांत में होती है 8, 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कि इंसीजर की संख्या होती है 8। इसको हिंदी में कृंतक बोला जाता है। इंग्लिश में इंसीजर बोलेंगे और हिंदी में कृंतक बोलेंगे। इनकी संख्या 8 होती है, 4 नीचे और 4 ऊपर। इनका काम क्या होता है? काटने का। आप देखे होंगे कोई भी चीज काटते हैं, बिस्किट रखे तो यहाँ रख के आप काटते हैं, या रोटी काटना हो तो यहाँ रख के आप काटते हैं। तो इनका काम होता है काटने का। अब इसके बगल में एक दांत इधर देखिए और इस 4 दांत के इधर, मतलब दाहिनी तरफ और बाईं तरफ आप ले लीजिए। ये जो दांत होते हैं इनको बोला जाता है कैनाइन। यानी कि 4 दांत के बाद एक दांत इधर और एक दांत इधर, इनको बोला जाएगा कैनाइन। एक और एक 2 दांत नीचे हो गए कैनाइन, और तब ऊपर भी हमारे 2 दांत हो जाएंगे, एक दांत इधर और एक दांत इधर। इनको हम बोलेंगे कैनाइन। यानी कैनाइन की संख्या हो गई 1 2 3 4। कैनाइन की संख्या 4। इनको हिंदी में बोला जाता है रदनक। इनका काम भोजन को चिड़ने फाड़ने के लिए होता है। शाकाहारी जीवों में, जानवरों में ये इंसीजर और कैनाइन लगभग बराबर होते हैं, लेकिन मांसाहारी में अंतर होता है। मांसाहारी में कैनाइन थोड़े बड़े होते हैं। देखिए इस चित्र में, देखिए ये शेर है और ये है, ये इसका इंसीजर हो गया और ये इसका कैनाइन हो गया। इनको मांस खाना रहता है तो प्रकृति ने इनके दांत को बड़ा बनाया है, या ये बड़े होते हैं। यानी मांसाहारी जानवरों में इनके दांत बड़े होते हैं। अब आप हाथी में कंफ्यूज मत होइएगा। हाथी के जो दांत होते हैं, जो 2 बाहर निकले रहते हैं, वो इंसीजर नहीं, वो कैनाइन ही होता है।
सॉरी वो कैनाइन नहीं, इंसीजर ही होता है। यानी कि ये जो शेर का ये जो दांत है, ये जो बाहर निकला है, ये होता है कैनाइन। लेकिन हाथी का जो दांत निकला रहता है, बाहर निकला रहता है, वो कैनाइन नहीं बल्कि इंसीजर होता है। क्लियर है? मांसाहारी जानवरों में कैनाइन बड़े होते हैं। तो कैनाइन की संख्या हो गई 4। 1 2 3 4। मांसाहारी जानवरों में ये बड़े होते हैं, जबकि हाथी में जो दांत बाहर निकला रहता है वो कैनाइन नहीं बल्कि इंसीजर होता है। अब इस कैनाइन के बाद 2 दांत होते हैं जिनको बोला जाता है प्रीमोलर, और इधर कैनाइन के बाद इधर जो 2 दांत होते हैं इनको भी बोला जाता है प्रीमोलर। प्री मतलब पहले, प्री मतलब किसी के भी पहले। जैसे अगर हम इस पेन को आगे मान लें और ये कैप इसका पीछे है, पीछे अगर इसको आगे मान लें, इसको पीछे, तो इसको बोलेंगे प्री पेन, यानी पेन के पहले। क्लियर है? तो जब ये प्री मोलर हो गया तो आगे के जो दांत होंगे उनको हम बोलेंगे मोलर, यानी कि मोलर के पहले वाले दांत बोले जाएंगे प्री मोलर। अब प्री मोलर की संख्या जो होती है वो एक तरफ 2, यानी इधर भी 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर भी कितने हो जाएंगे 4, यानी प्री मोलर की संख्या जो होती है वो 8 होती है। बच्चों में यही प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, ये उनके निकलता ही नहीं है। बच्चे मतलब जो 12 साल से कम के बच्चे होते हैं उनके में ये प्री मोलर निकलता ही नहीं है, जबकि उनकी मोलर 2 निकलता है। इसको और आगे हम स्पष्ट करते हैं। इसके बाद 3 दांत इधर, 3 इधर, तो 3 और 3 6 दांत हो गए, इनको बोला जाता है मोलर। तो ऊपर भी कितने पाए जाएंगे 6 मोलर पाएंगे, तो 6 और 6 हो जाएगा 12। अगर एक बार शुरू से काउंट करते हैं, 4 और 4 8, इनको बोलेंगे इंसीजर। उसके बाद 1 2 3 4, इनको बोलेंगे कैनाइन, जो मांसाहारी जानवरों में बड़े होंगे। उसके बाद होंगे प्रीमोलर, 2 इधर 2 इधर, 2 2 4, तो ऐसे ही 4 इधर ऊपर, यानी 8, ये हो जाएंगे प्रीमोलर। और उसके बाद 3 इधर 3 इधर, तो ये हो जाएंगे 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएंगे मोलर। इस प्रकार जो वयस्क मनुष्य होता है उसके माउथ कैविटी यानी कि मुंह में कितने दांत पाए जाएंगे 8 4 12, 8 20 और 12 32, टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों में पूछ दे तो बच्चों में ये 20 ही दांत पाए जाते हैं, 32 नहीं पाए जाते हैं। जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत पाया जाता है। कौन कौन से दांत नहीं रहते हैं? बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं होता है, ये प्रीमोलर नहीं होता है। और मोलर में थर्ड मोलर नहीं रहता है। 3 मोलर होते हैं, 1 2 3, तो थर्ड मोलर तो वैसे भी वयस्क में भी जब अब ये 24-25 साल की जब उम्र हो जाती है तभी ये थर्ड मोलर निकलता है। तो बच्चों में देखिए ये प्री मोलर नहीं होगा, यानी कि 4 दांत, 2 दांत, ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 32 में से 8 गया, ये हो गया 24। और ये थर्ड मोलर नहीं होता है, 1 2 3 4, अब इसमें से भी 4 घटा देंगे तो बचेगा 20, यानी कि बच्चों में 20 दांत होते हैं। क्वेश्चन पूछे कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो उसमें कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है मोलर। तो मोलर ध्यान रखिएगा, मोलर में थर्ड मोलर नहीं होता है। मोलर तो होता ही है, 2 मोलर तो होते ही है, थर्ड मोलर नहीं होता है। लेकिन प्री मोलर तो उनमें होता ही नहीं है, जो 2 प्री मोलर होते हैं ये तो होता ही नहीं है। तो बच्चों में
प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए वहां पे आंसर होगा प्रीमोलर। यहाँ अगर ऑप्शन में थर्ड मोलर लिखा हुआ है तो आप थर्ड मोलर फिर उसमें लगाएंगे। अब जब देखते हैं इनके सेकंड नाम भी होते हैं इंसीजर। इंसीजर यानी कि ये हमारे आगे वाले 4 दांत, ये दांत हमारे बिल्कुल नाक के नीचे पाए जाते हैं, ये नाक के बिल्कुल सिधाई में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नोज टीथ बोला जाता है। नोज टीथ नाक के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नोज टीथ बोला जाता है। और कैनाइन ये हमारे आंख के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इनको आई टीथ बोला जाता है। आई टीथ यानी आंख के नीचे पाए जाते हैं तो इन्हें आई टीथ बोला जाता है। और प्रीमोलर हमारे जो होता है गाल में पाए जाते हैं, गाल के नीचे पाए जाते हैं, तो इन्हें चिक टीथ बोला जाता है। चिक टीथ। मोलर को अक्ल दांत भी यानी कि थर्ड मोलर को अक्ल दांत बोला जाता है। ये जनरली कहा जाता है कि जब ये निकलता है, जब थर्ड मोलर जब निकलता है, आखिरी दांत ये 4 ठो जब ये निकलता है तब इंसान की बुद्धि आती है, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है तो इन्हें बोला जाता है विजडम टीथ। अक्ल दांत या बुद्धि दांत या विजडम टीथ बोला जाता है। क्लियर है? नोज टीथ, आई टीथ, चिक टीथ और विजडम टीथ। विजडम टीथ। अब बच्चों में देखिए दांत में डाइफियोडोंट और मोनोफियोडोंट क्या होता है। बच्चों में शुरुआत में 20 दांत निकलते हैं और ये फिर टूट जाते हैं। 20 दांत टूट गए, जिसमें से प्रीमोलर नहीं निकलेगा और मोलर में थर्ड मोलर नहीं निकलेगा। ये दांत टूट जाते हैं, फिर नए दांत निकलते हैं। तो अब जो दांत निकलेंगे वो 32, 28 से निकलते हैं। 4 दांत तो अक्ल दांत होते हैं वो उम्र के बाद, लेकिन वयस्क में ये 32 दांत होते हैं। तो देखिए अगर प्रश्न पूछे कि मानव जीवन में यानी कि एक बार आदमी जन्म लिया और मरते दम तक उसमें कुल कितने दांत निकलते हैं, तो बचपन में निकला उसको 20, फिर उसके बाद जब वयस्क हो गया ये तो टूट गया, फिर जब वयस्क हो गया तो फिर वो 20 तो निकले ही, 12 और बढ़ के निकले। तो टोटल दांत जो निकलते हैं वो निकलते हैं 52। बच्चों में कितने दांत निकलते हैं? 20। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं। अब वे दांत जो जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट या मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट। मोनो मीन्स एक होता है, मोनो मीन्स एक, और डाई मीन्स होता है 2। वे दांत जो 2 बार निकलते हैं, पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं, उन्हें हम डाइफियोडोंट बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक बार निकला फिर टूट गया, फिर उसके बाद फिर वहां पे दांत निकलेगा, तो ये वाले दांत जो होते हैं वो होते हैं डाइफियोडोंट। अब जो सिर्फ एक बार निकलेगा उन्हें बोलेंगे मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट में क्या आ जाएंगे? आपका प्री मोलर आ जाएगा, ये बचपन में निकलता ही नहीं है, और थर्ड मोलर आ जाएगा। क्लियर है? मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट। अब दांत के बारे में कुछ और तथ्य हैं। देखिए दांत में एक होता है डेंटल फॉर्मूला जो जानना आवश्यक है। डेंटल फॉर्मूला अब डेंटल फॉर्मूला ये 2 तरीके का, एक तो होता है वयस्क मनुष्य के लिए, वयस्क मनुष्य के लिए, और एक जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। इस डेंटल फॉर्मूला को हम निकालते क्या है, कैसे हैं? इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 भागों में बांट देंगे। तो देखिए यहां पे 4 दांत होता था, तो 2 एक तरफ ले लीजिए वयस्क मनुष्य के लिए, तो यहां पे लिखेंगे हम
हम ये डेंटल फॉर्मूला लिख रहे हैं, डेंटल फॉर्मूला, तो लिख देंगे 2। उसके बाद ये तो हो गया इंसीजर। फिर कैनाइन कितना होता है? कैनाइन होता है 1। 4 भागों में बांटा गया है, सिर्फ एक हिस्सा लेकर चल रहे हैं। कैनाइन हो गया 1। उसके बाद प्री मोलर कितना होता है? 2। और उसके बाद मोलर होते हैं 3। अब जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे भी होगा, तो यहां भी लिखेंगे 2 1 2 3। यानी कि ये किसको शो करता है? ये शो करता है इंसीजर, इसको कैनाइन, ये प्री मोलर और ये मोलर। इसको ऐसे लिखा जाता है डेंटल फॉर्मूला को, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। नीचे भी लिखेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। संख्या कैसे याद रहेगा? 2 1 2 3। आप चाहें तो संख्या याद करें या फिर इसमें समझ लें। इसको क्या करेंगे, हम 4 भाग में बांट देंगे, एक हिस्से की तरफ देखेंगे। अब इसको 4 हिस्से में जब बांटा है तो यहाँ पे 4 होते हैं, तो 2 एक तरफ आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी 2 1 2 3। ये होता है वयस्क मनुष्य के लिए डेंटल फॉर्मूला। अब बच्चों के लिए तो आसानी से निकाला जा सकता है। बच्चों के लिए देखते हैं जरा डेंटल फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखिए, बच्चों में ये इंसीजर तो निकलेगा 2, कैनाइन भी होगा 1। उसके बाद प्री मोलर, क्या ये प्री मोलर होगा? बच्चों में नहीं होगा, यानी कि इसकी संख्या हो जाएगी 0। और उसके बाद ये मोलर में, तो मोलर वाले में भी आखिरी मोलर यानी थर्ड मोलर यानी कि अक्ल दांत नहीं होती है, तो यहां पे हो जाएगा 2। जिस प्रकार ऊपर उसी प्रकार नीचे 2 1 0 2। तो ये बच्चों के लिए होता है 2 1 2 3, ये वयस्क मनुष्य के लिए 2 1 0 2, ये बच्चों के लिए। ये प्री मोलर को दिखाता है कि प्री मोलर नहीं होता है। तरीका से डेंटल फॉर्मूला इतना कठिन नहीं है, इसको आप जब समझ लेंगे तो इस संख्या को याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसी को आप डबल कर लेंगे। इसी संख्या को जब आप डबल कर लेंगे तो नीचे के पूरे दांत निकालेंगे। इसको जब डबल कर लेंगे तो ऊपर के पूरे दांत निकालेंगे। मतलब इसको जब डबल करेंगे तो ऊपर के पूरे दांत, इसको डबल करेंगे तो नीचे के पूरे दांत, या इसको 4 गुना जब कर लेंगे तो सारे दांत निकालेंगे। यहाँ देखिए, नीचे 2 1 3 और 5 और 3 8। इसको जब डबल करेंगे तो ये पूरे दांत निकलेंगे, दांतों की संख्या निकलेगी। और नीचे वाले को जब डबल करेंगे तो इसके पूरे दांतों की संख्या निकलेगी। यानी कि जब ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 16, नीचे 16, 16 और 16 32 हो गया। यानी कि जो टोटल दांत जो पाए जाते हैं वो वयस्क मनुष्य में होते हैं 32। डेंटल फॉर्मूला से हम बता सकते हैं। ऐसे बच्चों में देखिए 3 और में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 और 2 5, और नीचे भी हो जाएगा 5, यानी कि 5 5 10, 10 गुना 20। यानी बच्चों में जो दांत पाए जाते हैं वो 20 पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा दांत जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत अहम रोल निभाता है। ये भोजन को छोटा छोटा बनाता है। इसके बारे में देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम शुरुआत किए तो इसमें बता दिया 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। एक एलिमेंट्री कैनाल जिसमें भोजन जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें भोजन नहीं जाता है लेकिन ये पाचन में सहायक होता है। अभी हमने भोजन को सिर्फ मुंह में रखा है। मुंह में जब हम मुंह में रखेंगे तो उस पे दांत उसका फिजिकल प्रोसेस होगा, यानी कि तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े करेगा। और दांतों के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया। अब उसमें लार मिलेगा, यानी सलाइवा मिलेगा। तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, उनसे कौन कौन से लार निकलते हैं। उसके बाद भोजन ओसोफेगस में जाएगा, उसके बाद आगे कैसे कैसे जाएगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।